नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम का, यानी कि इंडिया बोल रहा है का। अब देखिए, भारत में दीपावली की धूम है, लेकिन एक ताकतवर देश ऐसा भी है जो कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है, कर्ज में डूबा हुआ है। वो देश कौन सा है? हैरानी होगी जान के, लेकिन वो देश अमेरिका बताया जा रहा है। यानी उसका दिवाला निकलने वाला है। दीपावली का दिन और दिवाला निकलेगा अमेरिका का, ये स्थिति बताती है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास उसकी जीडीपी से भी अधिक कर्जा है। आईएमएफ के अनुसार यूएस के पास जीडीपी का 122.5% कर्ज है। दुनिया में जिन देशों के पास जीडीपी से ज्यादा कर्ज है, उनमें अमेरिका के अलावा यूक्रेन, बहरीन, बेल्जियम, भूटान, ग्रीस, मालदीव्स, सेनेगल, सिंगापुर, स्पेन, सूडान जैसे देश शामिल हैं। जबकि भारत के पास जीडीपी का 80.4% कर्ज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से भारत से पंगा लिया है, हालात और भी खराब होते जा रहे हैं, जबकि भारत दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की कर रहा है। अब जानकारी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 6 महीने के अंदर 371 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। ये पिछले 15 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले साल 2010 में साल की पहली छमाही में 468 कंपनियां दिवालिया हुई थी। अमेरिका में पिछले साल कुल 688 बड़ी कंपनियों ने दिवालियापन के लिए अप्लाई किया था। ये 14 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था। अब आपको बता देते हैं अमेरिका पर कर्ज कितना है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, $37 ट्रिलियन, सुनकर ही दिमाग चकरा जाए। इतनी बड़ी रकम की गिनते गिनते पीढ़ियां गुजर जाएं। ये वही अमेरिका है जिसने कभी दुनिया को कहा था कर्ज में डूबोगे तो डूब जाओगे, लेकिन आज वही देश खुद कर्ज में गले तक धंसा बैठा है। सवाल यह है कि क्या यह वही सुपर पावर है जो दुनिया को चलाता है? क्या यह वही अमेरिका है जो बाकी देशों की इकोनॉमी पर भाषण देता है? या फिर यह हकीकत है कि अमेरिका बाहर से चमकदार और अंदर से खोखला हो चुका है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद आज अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई अब अमेरिका इकोनॉमिक पावर नहीं बल्कि कर्ज का गुलाम बन चुका है? क्या आने वाले वक्त में अमेरिका सुपर पावर से सुपर डेटर कहलाएगा, यानी डेप्ट में चला जाएगा, डेट में चला जाएगा? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। पिछले 70 दिनों में देश का कर्ज 86 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 86 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोचें, कुल कर्ज 3,205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। 3,205 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जो देश की जीडीपी का 124% यानी 124% है। देश अपने बजट का 14% यानी 14% हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने पर खर्च कर रहा है, जो सामाजिक सुरक्षा के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है। $37 ट्रिलियन का कर्ज। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वो आईना है जो दिखाता है कि चमकदार दिखने वाला अमेरिका अंदर से कितना खोखला हो चुका है। दुनिया को आर्थिक समझ देने वाला अमेरिका आज अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की जुगत में लगा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में यह कर्ज अमेरिकी ताकत को निगल जाएगा, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी चालों से एक बार फिर दुनिया को गुमराह कर खुद को बचा लेगा? अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप की टैरिफ नीति से भारत सबक ले लिया, लेकिन अमेरिका कब तक अर्थव्यवस्था का पैमाने पर गोते खाएगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस अपने खास मेहमानों के साथ। चलिए चलते हैं अपने साथ जो इस वक्त मेहमानों का पैनल है। संजीव मलिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीव मलिक जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस मामले को समझने के लिए थोड़ा कूटनीति पर भी गौर फरमाना जरूरी है कर्नल साहब की
जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के एरा में जो सोचा गया था वो हुआ नहीं। हम भी स्वागत करते थे शुरुआती दौर में, राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना अच्छी बात है, बड़े फैसले लेना अच्छी बात है, लेकिन बड़े ही फैसले लिए जा रहे हैं, हार्श डिसीजंस ही लिए जा रहे हैं, कोई फायदा तो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डर यह है कि कहीं नुकसान बड़ा ना हो जाए। कर्नल साहब जी, थैंक यू वेरी मच। और आपके सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। जैसे कि आपने ये पॉइंट उठाया है, ये बात मैं एग्री करता हूं कि देखिए अमेरिका जो जिस 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 हिसाब से चल रहा है, अमेरिका के जीडीपी से कहीं ज्यादा उसके ऊपर कर्जा है। आपने डाटा भी दिखाया, जो आपने आंकड़े दिखाए ये सच में बहुत अच्छे हेल्दी आंकड़े नहीं है, ना ही एनकरेजिंग वाले हैं। अभी जो अमेरिका की जो घबराहट दिख रही है ना, उसकी फॉरेन पॉलिसी में, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में, और विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं कहूँ कि इंडिया या पूरा वर्ल्ड ही ले लीजिए, अभी जो घबराहट है वो इस चीज को लेकर है कि अमेरिका की जो वहाँ की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, उसमें थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। अब ये देख लीजिए वहां का स्टॉक मार्केट भी देख लीजिए, जो संकेत दे रहा है वो भी अच्छे नहीं है। अब इन सब चीज को मैं रिलेट करता हूँ एक दूसरी चीज से। देखिए अमेरिका ने तकरीबन 30 या 35 साल पहले जब से मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना काम शुरू किया, उन्होंने सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हमारे यहाँ पे पूरा प्रदूषण फैलेगा, हमारे लोग उसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने क्या किया, ज्यादातर उसको मैन्युफैक्चरिंग को कुछ यूरोप और मैक्सिमम को चाइना शिफ्ट कर दिया। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, एग्जाम्पल ले लेता हूँ नाइके, ये बहुत सारी ऐसी जो मल्टी मल्टी बिलियनर कंपनियां हैं, वो उन्होंने सारी चाइना को शिफ्ट कर दी मैन्युफैक्चरिंग में। हुआ क्या कि चाइना इस चीज को फायदा उठाकर चाइना ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, और पूरे वर्ल्ड में चाइना ने अपने यहाँ बने प्रोडक्ट को एक तरह से वहां पे वितरित किया। और यही बात थी कि एक समय ऐसा भी था कई साल पहले कि जब इंडिया में इस बात की चिंता होने लगी थी कि जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है वो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को डिसबैलेंस ना कर दे। अब बात आती है कि आज फिर अमेरिका का, जब इतनी जानते हुए भी अमेरिका का ये विरोध होना, कुछ बहुत सारे का एप्पल को बोलना या बहुत सारी कंपनी को बोलना कि आप इंडिया में नहीं जाएंगे, आप यूएस में आइए, उसकी ये चिंता साफ साफ दर्शाता है कि उनकी जो थिंक टैंक्स है या इकोनॉमिस्ट लोग हैं, वो इस बात को भली भांति पहचान रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो वहां की जीडीपी है, वहां के लोगों के लिए जो इनकम है, वो सच में बड़ी एक फ्यूचर में दिक्कत वाली बात है। अब आते हैं कि इंडिया ने भारत का योगदान अमेरिका के प्रति, और जो लिंक है हम दोनों का, इंटरडिपेंडेंसी, ये बात सही है कि 21-22 या 22-23 में हमारा चाइना नंबर 1 ट्रेड पार्टनर हुआ करता था, लेकिन 2024 और 25 में अमेरिका नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है। उसके बावजूद भी शायद हमको पीछे बैकफुट पे डालने के लिए जो ट्रंप ने पॉलिसी अपनाई कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो सामने दिखती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पर्दे के पीछे होती है। सामने ये दिखाया गया कि जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है रशिया का, उसको मैक्सिमम फंडिंग इंडिया से मिल रही है, जबकि ये बात सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, आंशिक रूप से हो सकता है सही हो। हम अपने वहां पे टिके हुए रशिया के साथ। हमारा कंसर्न ये है कि देखिए वहां पे जो हमको रशियन ऑयल मिल रहा है, रशियन ऑयल हमको वो प्राइस पे मिल रहा है, हमें दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है। और हमारे लिए दो चीज मायने, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं दो चीज मायने रखती है, वन इज ए परचेजिंग प्राइस, वन इज द लैंडिंग प्राइस। आज तो सपोज करो अमेरिका से भी हम उतना ही तेल लेने लगे, लेकिन वो परचेजिंग प्राइस में भले ही हमको रशिया के बराबर दे दे, अगर दे दे तो देगा तो है नहीं, लेकिन अब वो ऑफर भी कर देता है। कर्नल साहब, रशिया ने तो हमें हर तरीके से देने, मतलब कि भाई वो आप जिस करेंसी में लेना चाहो, जिस तरीके से लेना चाहो, आप तेल वैसे खरीदो। अमेरिका जो है वो अपनी दादागिरी कह लीजिए, देखिए कभी कभी मुझे थोड़ा बुरा लगता है ये शब्दावली का इस्तेमाल करके, लेकिन वो इस ओर ही जाता है कि भाई आप चाहते हैं कि हम रहें और बाकी कुछ हो ना। मैं उसी पॉइंट को लाना चाहता हूं। देखिए जो पर्दे के पीछे की बात की थी ना, वो बात ये है जो वर्ल्ड में एक डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस मुहिम शुरू हुई है, अमेरिका उसमें इंडिया को अग्रणी पाता है कि इंडिया उस टीम को लीड कर रहा है। अब आप देखिएगा जो उन्होंने जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, फोरम है, जो मेन या यूरोप, G7 ऐसे पावरफुल कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ अमेरिका ब्रिक्स को है अपना बहुत बड़ा एक खतरा पाता है। क्योंकि ब्रिक्स के अंदर देखिए रशिया है, रशिया से तेल मैक्सिमम ले रहा है चाइना, वो भी ब्रिक्स का पार्ट है,
इंडिया वो भी ब्रिक्स का पार्ट है। चलिए तुर्की नहीं है, तुर्की भी 10 से लेके 15% तक उनका तेल खरीद रहा है। तो सवाल ये है कि हम रशिया को रूबल और रुपए के अलावा चाइनीज करेंसी में भी उनको पेमेंट कर रहे हैं और रशिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि डॉलर की उतनी डिमांड नहीं रही है, धीरे धीरे वो फेड होने की तरफ चल पड़ी है। और अमेरिका यहां चिंतित है कि जो वो एक छत्र राज करता था पूरी दुनिया पर डॉलर के दम पे, उसकी मजबूती के दम पे, वो उसका एक छत्र साम्राज्य शायद कहीं हिल ना जाए। दूसरी एक चीज बात और है इसी में कि जब हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ले रहे हैं, मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे ले रहे हैं। देखिए इसमें पूरे वर्ल्ड को बड़ा फायदा हुआ है, इंडिया के साथ साथ। कारण यह है कि ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज कराने में इस फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम नहीं लेते सपोज करो, तो एक तरह से मोनोपोली की तरफ चले जाते और जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते। जी बिल्कुल, ये तो चीज़ है बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं, ये क्या कई हित में आपको नज़र आ रहे हैं कि भाई अब वो कहते हैं राष्ट्रवादी सोच उनकी है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन आप अगर कभी कंपेयर करें, चीन में अगर एक फ़ोन बनता है और वही फ़ोन अगर अमेरिका में बनता है, बड़े ब्रांड्स हैं, सभी जानते हैं उनके नाम, तो ज़मीनों आसमान का फ़र्क हो जाता है। आपके पास वो लेबर उतनी सस्ती नहीं है, आपकी मशीनरी आपके पास वैसी टाइप की नहीं है। तो ये क्या एक मिथ, एक झूठ ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये एक बड़ी उम्मीद के साथ ये ऑप्टिमिस्टिक होके बैठे हैं कि चलो मैं शायद करता रहूं तो हो जाए? अभी तो बिल्कुल मुझे एक धुंधली फॉगी पिक्चर नजर आ रही है। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हर्डल हैं, ये एक तरीके से रॉकेट उड़ा रहे हैं और ये रॉकेट कहीं गिर ना जाए पटाखे की तरह। जी देखिए, अभी 1 साल पहले की बात है जब अमेरिका में इलेक्शन शुरू हुए थे, प्रोसेस शुरू हुई थी, तो ट्रंप साहब ने एक बड़ा अच्छा सिक्का उछाला था, मागा, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर देश अपने अपने हर नेता का एक विजन होना चाहिए, अपने देश को ग्रेट बनाना, ठीक है, वो ग्रांटेड है। लेकिन वो रास्ता इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आज के दिन में अर्थव्यवस्थाएं बड़ी क्लोजली बाउंड है एक दूसरे से। एक दूसरे की नीतियां दूसरे देश को बड़ा प्रभावित करती है। और आज के उसमें हम इसको इकोनॉमिक्स से लिंक करें, जो सोशल मीडिया का जमाना है, देखिए इतनी सारी चीजें, आप एक घटना होती है किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में उसको फैलने में या कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगती है। ये चीज है कि आजकल सर्विसेज उसका एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग उसका इंपोर्ट और इस तरह पिलोथरा ऑफ द सर्विसेज हैं, ये सब आपस में इतनी क्लोजली कपल्ड है कि आप इनको किसी एक देश की पॉलिसी से नहीं गवर्न कर सकते। अमेरिका आज मानते हैं सबसे बड़ी पावर है आज के दिन में भी दुनिया में, लेकिन आज कितने देशों ने रियलाइज कर लिया, आप भी देखते होंगे अच्छी तरह से, कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड को गवर्न नहीं कर सकता, डिक्टेट नहीं कर सकता। यस, साथ चल सकता है, गाइड कर सकता है, लीड कर सकता है, बट अगर अमेरिका चाहे कि दूसरे देश कुछ हो लेकिन मेरी बात मानी जाए, ये ट्रंप साहब यहाँ पे भूल कर रहे हैं। और वो बार बार कभी कह देते हैं, मैंने मोदी साहब से बात कर ली, इंडिया नहीं लेगा। हम क्यों नहीं लेंगे? हमारे पास कॉम्बिनेशन बाइंग प्राइस एज वेल एज लेंडिंग प्राइस, दोनों का कॉम्बिनेशन जो अच्छा होगा हमारे देश में, वो हमारी गवर्नमेंट हमको देगी और हम उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। चलिए, संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं कर्नल साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे मन की एक बात भी मैं कह डालूं। आज हम भी ऑफिस आए हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ काम ऐसे हैं, कुछ डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जहाँ पर हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। तो फौजी भाइयों को भी मेरी तरफ से सैल्यूट, जो सरहद पर उनका भी बेचारा मन करता होगा, वो चाहते होंगे परिवार से मिलें, और बहुत भावुक हो जाता हूँ जब मैं ये बोलता हूँ। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल संजीव जी, आपने तो अपने जीवन काल में कितनी ही दिवालियाँ मिस करी होंगी देश के खातिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। संजीव श्रीवास्तव जी, आज के टॉपिक बड़ा सरल है कि भाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इसके ऊपर आपके 2 शब्द पहले जरूरी हैं, फिर मैं आपसे बाकी सवाल पूछूंगा। जी शिवम जी, सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, आपके सभी दर्शकों को, हमारे जो मेहमान हैं संजीव मलिक साहब, उनको, उनके परिवार को, और पूरे राष्ट्र को, और जहां कहीं भी लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और करोड़ों अरबों की संख्या में आपके दर्शक हैं, उन सभी को मैं इस अंधकार के ऊपर प्रकाश की जो विजय का जो पर्व है दीपावली,
उसकी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और ये जो पर्व है, इसका जो महत्व है आज के वर्तमान विश्व में और अधिक बढ़ गया है कि जब अंधकार का जो एक के जो का वातावरण गहराता जा रहा है, इसमें प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। और ये पर्व मैं आशा करता हूं कि हम सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा और हम प्रकाश के जो दिए हैं वो जहां कहीं भी अंधकार है वहां पर जलाने में सफल होंगे। और इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूंगा कि जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही रोबस्ट हैं, मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। और दुनिया में चाहे कितने भी नकारात्मक वातावरण क्यों ना हम डील कर रहे हो, अनेक तरीके की नकारात्मक नीतियां और जाहिर है कि विशेष रूप से मैं जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमें भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था आज मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, बहुत खुशी और हर्ष के साथ कहता हूं कि ये विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। और इस अर्थव्यवस्था के साथ यदि अमेरिका सहयोग करता, अमेरिका का यदि कोलैबोरेशन होता तो जाहिर है कि ये जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए अच्छा होता। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान समय में जो अमेरिका का प्रशासन है, उसकी जो नीतियां हैं वो भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पूर्णिमा नाथ जी यहाँ बैठी हुई हैं और जाहिर है कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है, समझती हैं कि ये जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो कितने महत्वपूर्ण हैं और इस पूरे सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है, जिसको हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो इंडिया यूएस की पार्टनरशिप है। और इस पार्टनरशिप में यदि इस तरीके की सद्बुद्धि प्रिवेल करे कि हम दोनों को साथ मिलकर के चलना है, वी विल हैव टू वर्क टुगेदर, एक्ट टुगेदर, मूव टुगेदर, तो ये जो $5 बिलियन का हमने लक्ष्य रखा हुआ है 2030 तक का, भारत और अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड को ले जाने का, वो हासिल करने में जरूर सफल होते हैं। लेकिन जो ये रोड ब्लॉक्स पैदा किए जा रहे हैं और आर्टिफिशियल रोड ब्लॉक्स हैं, मैन मेड क्राइसिस है, जाहिर है कि इसकी वजह से अनेक तरीके की चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि भारत का भी विकास हो, अमेरिका का भी विकास हो, पूरे विश्व में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता है। इसी बात को भारत लगातार प्रोपेगेट करता है। और देखिए शिवम जी, जो दिवाली और जितने भी इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, इसका एक मैसेज भी है। एक मैसेज बहुत मैं आज के दिन में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो शुभ विचार है, जो अच्छा विचार है, विजय उसी की होगी, प्रकाश की ही विजय होगी, सद्बुद्धि की ही विजय होगी, विजडम ही प्रिवेल करेगा अल्टीमेटली। लेकिन ये विजडम यदि जल्दी प्रिवेल कर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद यदि विजडम आता है तो जाहिर है कि उसका फिर हमें बहुत सारा पश्चाताप भी करना पड़ता है कि अच्छा होता कि ये नीतियां नहीं आई होती और हम पहले से की तरह से आगे बढ़ रहे होते। तो अल्टीमेटली जब हमें पता है कि जो विजडम को ही प्रिवेल करना है, शुभ विचार की ही विजय होगी, प्रकाश की ही विजय होगी, तो अंधकार में जाने क्यों जाया जाए, पहले ही प्रकाश की तरफ बढ़ा जाए और साथ में बढ़ा जाए। ये संजीव जी, आपकी बात मैं मानता हूं, मैं आशा करता हूं। हाँ, आपकी बात ये है कि भाई पॉजिटिव लाइट पर इसको आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन ये पिछले डोनाल्ड ट्रंप और इस वाले डोनाल्ड ट्रंप में क्या फर्क है? स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ धीरज जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं। पूर्णिमा नाथ जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को भी। और डॉक्टर धीरज भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर धीरज कौल जी, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी दिवाली आपको भी, आपके परिवार को भी। लेकिन पूर्णिमा जी, पहले आपसे मैं ये सवाल लूंगा क्योंकि राजनीतिक विषय भी है, पिछले डोनाल्ड ट्रंप में और इस वाले डोनाल्ड ट्रंप में क्या फर्क हो गया है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और अमेरिकी इकोनॉमी में जो कर्ज बढ़ता जा रहा है, डेट जिसको कहते हैं, उसका कारण क्या है? ये कर्ज के दबाव में अमेरिका जो जा रहा है, 124% जो बता रहे हैं 2025 में, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या एनालिसिस रहेगी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? Thank you so much. I appreciate you having me. Happy Diwali to all of you. And दिवाली की बात जो कर रही है, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। संजीव जी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि यहाँ विजडम प्रिवेल करना चाहिए और ये ऑब्वियसली गुड वर्सेस इविल का जो एक फाइट है
उसमें गुड का विजय होना चाहिए एंड एक्सेट्रा। इस बात में मुझे याद आ रहा है कि इंडिया में जो सिचुएशन चल रहा है मुझे थोड़ा सा गंभीर भी लगता है कभी कभी कि उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। जो एक फेस्टिवल है और सदियों से हिंदू फेस्टिवल रहा है, उस ये फेस्टिवल को भी कोई एक फॉरेन रिलीजन हड़पना चाह रहे, अनफॉर्चुनेटली बोल रहे हैं कि ये दिवाली जो है वो एक्चुअली हिंदू फेस्टिवल है ही नहीं और हिंदू सनातनी फेस्टिवल है ही नहीं। वो somehow a Christian festival was been taken over by Hindus। ये जो एजेंडा चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल से हिंदूज को थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए अपने सिविलाइजेशन के ऊपर, अपने जो एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें गर्व अच्छा, होना आप चाहिए। पॉलिटिकल और जो बयान आया है उसको लेकर कह रहे हैं, वो जो मोमबत्तियां और वो सब उसको लेकर, लाइट्स को लेकर? सर, ये आज से तो शुरू नहीं हुआ है। ये जो प्रथा चली आई हुई है, ये लोग सैटर्नेलिया को कॉपी किया है, सोल इन्विक्टस को कॉपी किया है, ईस्टर को कॉपी किया है, यूल को कॉपी किया है, हार्वेस्ट फेस्टिवल को कॉपी किया है। सर, ये दिवाली को भी कॉपी करेंगे ऑब्वियसली, अगर हिंदूज सीरियस नहीं है तो। एक के बाद एक आपके फेस्टिवल को अप्रोप्रिएट करा जाएगा, उसको किसी और तरीके से अलाइन करा जाएगा, आपके सिविलाइजेशन के साथ आपका जो एक नाता है उसको तोड़ा जाएगा। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन ये जो एट द एंड ऑफ द डे हिंदूज आर द फाइनल एंड लास्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये अगर आपके पास गर्व उसके पर नहीं है और कोई और आके कुछ भी कह दे रहे, that's something to me is like, oh, I don't understand why India is not serious at all. So let's move forward from there। but आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में पूछे, टर्म 1 वर्सेस टर्म 2, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता था कि वो इतना बड़ा पलटी मारेंगे। और हम जैसे जो लोग हैं जो 9 साल 10 साल से उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं, उनके पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कंजर्वेटिव पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे, दिस हैज बीन ए स्लैप ऑन द फेस ऑन एवरी सिंगल पर्सन, a friend or foe, who actually analyzed it and supported him। and for me, मैंने जो शुरू किया था वो था हिंदूज एंड ट्रम्प, एक इनिशिएटिव शुरू किया था स्पेसिफिकली फॉर ट्रम्प टू ब्रिंग हिंदू वोट्स, इंडियन अमेरिकन वोट्स टू ट्रम्प। एंड उससे पहले मैंने आई एग्जिट शुरू किया था, दैट वाज बेसिकली इंडियन एग्जिटिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द आयल, in order to make it more concrete, हिंदूज एंड ट्रम्प उसको शुरू किया था। अभी तो 5 साल हो गया। तो ये जो उन्होंने जो पहले हमें ये दिखाया था कि वो ही इज एक्चुअली फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, ही इज नॉट फॉर द बिलियनर्स, दैट हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड। उन्होंने जो ये कहा है कि वो एक्चुअली ही विल फोकस ऑन द कंट्री नॉट अदर कंट्रीज, दैट एजेंडा एंड पॉलिसी, द आइडियोलॉजी हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड। उन्होंने ये कहा है कि जो देखो बार बार एक नैरेटिव आया करता था, he left everything to serve the people। if that is the case, then he would serve the worst of the poorest of the poor of the society, not his billionaire friends। if he actually एक बिलियनियर फ्रेंड को तो धोखा दे दिया, अब उसमें भी एक हाँ, वो तो बहुत बड़ा धोखा है उससे, वो तो बेस्ट फ्रेंड था। अब मैं आपको बताता हूं उसमें जो मुझे तर्क है, हालांकि धीरज कौल जी भी हमारे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर उसको समझते होंगे। उसमें तर्क ये है कि 2 तरीके के थॉट प्रोसेस आज की दुनिया में है। एक तो आप क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इलॉन मस्क की बात की जाए तो वो अपने हित के लिए कर रहे थे कि भाई क्लीन एनर्जी की बात होगी तो उनका फायदा होगा। और एक है कि भाई ड्रिल बेबी ड्रिल, भाई एक वो भी है कि भाई वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी की जो थॉट प्रोसेस है वो भी अभी भी चल रही है। और डोनाल्ड ट्रम्प मुझे लगते हैं कि वो उस थॉट प्रोसेस से हैं जहां वो ऑयल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो इलेक्ट्रिक और क्लीन एनर्जी उससे थोड़ा हट के चलते हैं। लेकिन आपने मुद्दा यहाँ पर जो है वो बेहतरीन, थोड़ा उनको प्रिडिक्ट कर नहीं पा रहे लोग, और एक तरीके से स्लैप ऑन द फेस कह लीजिए इसको, मैं तो कहूँगा धोखा है। ये तो अपनों के साथ धोखा जैसी ये स्थिति है, लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ठीक है, आपकी बात को मैं समझा पूर्णिमा जी। धीरज जी भी हमारे साथ हैं। धीरज जी, एक तो डेट इतना ज्यादा अमेरिका में होना, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसमें रिस्पॉन्सिबल है या ये एक्यूमुलेशन है काफी लंबे समय से चले आ रहे गलत डिसीजंस का, चाहे बाइडेन के दौर में कह लीजिए या पहले कह लीजिए, ये उन डिसीजंस का ये एक फल मिला है
रिजल्ट मिला है, या फिर इसके पीछे और भी कुछ कारण है? फिर मैं आपसे बाकी प्रश्न पूछूंगा, इकोनॉमी, ऑयल, वो तमाम चीजें। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपको शुभ दीपावली, शुभ दीपावली एक बार फिर। हैप्पी दिवाली, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, एंड आई genuinely hope कि this festival of light brings enlightenment and light to the mindset of a lot of people across the globe, जिसमें पुतिन भी बहुत बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है, ज़ेलेंस्की भी है, अरबिक कंट्रीज भी हैं, ऑब्वियसली कई लॉबीज ऑफ यूएस भी हैं और चाइना। सो अगर सब लोग साथ मिलके बढ़े इस एरा में जो डाटा, एआई, स्पेस और क्वांटम का है, तो बहुत प्रोग्रेसिव दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा, उससे पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूं, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूर्णिमा जी से पूछा था, उन्होंने आंसर किया, लेकिन मैं फाइनेंस से भी अटैच्ड हूं तो थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारी एंटिसिपेशन ऑफ एनर्जी थी एआई से के इंटरवेंशन से पहले, वो बिल्कुल अलग दुनिया थी। अब आज जिस पर्सन के पास रेयर अर्थ है और जिस पर्सन के पास हाई एनर्जी है, दैट इज द गोल्ड राइट नाउ। मैं रिपीट करता हूं, रेयर अर्थ और एनर्जी, पावर, ये दो चीजें डिफाइन करेंगी कि कौन कितना ग्रो करेगा। एनर्जी में इसीलिए क्या? आप देख रहे हैं, एनर्जी में डिफाइन कर दीजिए थोड़ा सा वो। हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपने पूछा है, अब मैं आपको आंसर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्विकली समराइज करके बताता हूं, रेयर अर्थ के ऊपर दुनिया 40 साल के बाद जागी है। इसमें सारी कंट्रीज के सारे लीडर्स जिम्मेदार हैं। आप जान के हैरान होंगे कि रेयर अर्थ की सबसे बड़ी माइनिंग अमेरिका में थी, बहुत ही डर्टी काम है, इनकम बहुत कम होती है, तो इसको आउटसोर्स कर दिया गया और इकोलॉजी पे बहुत असर पड़ता है। लकीली और अनलकीली बोलिए, 70% ऑफ हैवी रेयर अर्थ जो सबसे बड़े मैग्नेट आपके मिसाइल्स में है, F-35 में है, स्पेस में है, ईवी बैटरीज में है, रोटर हर जगह है, लैपटॉप्स आपके फोन के अंदर है, वो चाइना के पास है। लेकिन रिफाइनिंग 92% भी चाइना के पास है। और आज स्थिति ऐसी है, भारत चौथे स्थान पे है रेयर अर्थ के, अभी जो डिस्कवर्ड है, फोर्थ, चौथे स्थान पे। बिल्कुल। और अगर आप उठाएं तो चाइना के बाद आप देख लीजिए ब्राजील है, जो तकरीबन 20 मिलियन टन, मतलब वो डिटेल हो जाएगा, लेकिन कहने की बात है कि रेयर अर्थ के ऊपर अब लोग जाग रहे हैं और उनको लग रहा है अपनी सप्लाई चेन बनाना जरूरी है। दैट्स पॉइंट वन। ब्राजील में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, ब्राजील में भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है। करेक्ट। उन्होंने नॉट ओनली दे हैव द रिसोर्सेज, उनकी पूरी माइनिंग, रिफाइनिंग, सेपरेशन पे उनकी मोनोपोली है। और जो चाइना के बाहर रिसोर्सेज हैं, जैसे आपने सही बताया, अफ्रीका और ब्राजील, उसकी भी कई माइंस उन्होंने बहुत पहले, जब हम लोग सब सो रहे थे, खरीदी 20 साल पहले। बात दब ना जाए लेकिन में, ये जो डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ करते हैं और फिर पलट जाते हैं, ये कहीं इसीलिए तो नहीं है जो 70% और ये तमाम परसेंटेज आपने जो बताई है? भाई हमें जरूरत है, इसलिए मारेंगे पर उतना नहीं मारेंगे कि मर जाए। मैंने विवेक जी के साथ कुछ नहीं तो 15 से 20 प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुका हूं, और आप उसको उठाकर देखिए, हमने एग्जैक्टली डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास ट्रंप कार्ड, अनफॉर्चुनेटली ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट है, लेकिन ट्रंप कार्ड चाइना के पास है इस टाइम, जो रेयर अर्थ का है। वो कभी भी हमारी नेक को दबा सकते हैं, हमारा सारा एआई टेक का ग्रोथ रुक जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो वो तो चिड़िया हाथ से निकल चुकी है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। लेकिन अब आप आ जाइए एनर्जी पे, जो आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। एनर्जी की नीड जो एआई के बगैर हटा दीजिए, तो ये पॉसिबल था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 30 से 40% डिपेंडेंसी ग्लोबली अगले 3 से 4 साल में बना दे। मैं रिपीट करता हूं, 30 से 40%। लेकिन एआई की वजह से एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर तरीके की एनर्जी की जरूरत है, गैस की जरूरत है, ऑयल की जरूरत है। और आपको जान के हैरानी होगी, क्योंकि मैं मार्केट्स में अटैच्ड हूं, मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आप अपने रिसर्च पे जाकर देखिए, जो न्यूक्लियर एनर्जीज की कंपनीज हैं, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाती हैं, उनकी ग्रोथ 1000%, 500% मार्केट कैप की पिछले 1 साल में हो गई है। वो सारी स्टोरी एआई ड्रिवन स्टोरी है। डाटा सेंटर तो एक बेसिक चीज हो गई, और एनवीडिया की चिप्स भी एक बेसिक चीज हो गई। अब तो कहानी पावर के ऊपर है, अब तो कहानी रेयर अर्थ के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये जानना जरूरी है कि इस टाइम आपको हर तरीके की एनर्जी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं फिजिशियन हूं, मैं साइंस बैकग्राउंड से पर्सन हूं, तो मेरे सामने, दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्लोबल वार्मिंग है। 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है, नहीं, हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। इसका लेना देना माइनिंग से तो नहीं है? मैं इसी पे आ रहा हूं। 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है,
आपको जान के शायद पता ही होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसके नीचे से मीथेन निकलेगी और बहुत रेयर कीटाणु निकलेंगे जिनकी एंटीबायोटिक्स ही हमारे पास नहीं है। तो हमारी धरती जिस दिशा में जा रही है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को निकालेंगे, अगर आप गैसेस को निकालेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग और तेजी से बढ़ेगी। माइंड यू, हम ऑलरेडी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है? बाय 2040 cities like Bombay, cities like New York, cities like California के LA will be non-habitable। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं? तो जितने भी ये $1 बिलियन के अपार्टमेंट्स आप न्यूयॉर्क सिटी में खरीद रहे हैं, मेरा खुद का है, और LA में खरीद रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोस? इसको कहते हैं माइग्रेशन, इसको कहते हैं क्लाइमेट माइग्रेशन। इस बारे में दुनिया में कहीं बात नहीं हो रही। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, एनर्जी में आपने कहा कि ऑयल अभी भी स्ट्रॉन्ग फैक्टर में है, अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा, और ऑयल तो रहेगा ही, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रिक एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ऑयल। ऑयल से ही आएगी, आप देखेंगे। और इसीलिए ऑयल रिफाइनिंग को ड्रिल बेबी ड्रिल जो आप बता रहे हैं, उसको और बैकिंग मिल रही है, उसको और विंटेल मिल गई बिकॉज ऑफ एआई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारे पास वी आर नॉट रेडी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम जिस तेजी से, क्योंकि मैं एआई इन हेल्थ केयर इंटरफेस पे काम करता है, दैट्स माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जिस स्पीड से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, हम कैच ही नहीं कर पा रहे उसको। ना हम एनर्जी में मैच कर पा रहे हैं, ना रेयर अर्थ में, ना सेमीकंडक्टर चिप्स में, ना डाटा सेंटर्स में, ना पावर के अंदर। ये सारे सेक्टर 505x ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं अगले 3 साल के अंदर। इसीलिए आप देख रहे हैं कि डॉलर के अंदर भी निवेश का एआई से जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसके लिए भी काफी एनर्जी कंजम्पशन होता है, ये भी मैंने सुना है। एब्सोल्युटली, जो लोग इसी जो पिक्चर्स बनवा रहे थे, उनके सर्वर्स जल रहे थे, बता रहे थे जिस तरीके से बिजली खपत हो रही थी। मैटर ऑफ फैक्ट 4 घंटे पहले ही अमेजोन का सर्वर डाउन हो गया। अगर आप नहीं जानते, एप्स वगैरह काम करने रुक गई थी। अच्छा। अब वापस ठीक हो रही हैं। लेकिन हर टाइम जब आप चैट जीटीपी पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कार्बन एमिशन होता है। ये ध्यान में रखने की बात है। इसको हम लोग अंडर द रग डाल रहे हैं, और अमेरिका के डॉलर के अंदर डी डॉलराइजेशन हो रहा है। इसीलिए आप सारी कंट्रीज गोल्ड खरीद रही हैं। इसलिए आप गोल्ड और चांदी किस दिशा में जा रही है आप खुद ही समझदार हैं। बिल्कुल। तो दुनिया इस टाइम बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रिडिक्टेड मॉडल पे चल रही है, विच इज नॉट गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा जाता है कि क्लीन एनर्जी भी बहुत क्लीन नहीं होती। अगर आप विंड टर्बाइन्स की बात करें, तो विंड टर्बाइन, एक विंड टर्बाइन को बनाने के लिए कितना सीमेंट वहां पर लगेगा, कितना कंक्रीट लगेगा, कितना उसको ल्यूब्रिकेशन के लिए ऑयल लगेगा, कितना उसका ओवरऑलिंग के लिए लगेगा, और अगले कितने ही सालों तक आप वो लगाते लगाते रह जाएंगे, आप क्लीन एनर्जी भी नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत टफ डिसीजंस हैं। हाँ, बहुत टफ डिसीजन। ये कैच 22 है, क्योंकि अगर आप लिथियम माइनिंग को भी पकड़ लें, तो उसमें कितना पानी लगता है, उसमें कितनी इमिशंस होती हैं। जैसे आपने सीमेंट बताया, मैं आपको बताता हूं कि सीमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डर्टी प्रोडक्ट्स। सीमेंट को बनाने में कितना कार्बन एमिशन होता है। एक स्टार्टअप है जो सीमेंट के अंदर ही कार्बन को ट्रैप करके डालने का काम करती है अमेरिका में। इट्स एन वेरी गुड आइडिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कल संजीव जी, थोड़ा सा हम टॉपिक पर भी थे, लेकिन और क्वेश्चंस भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ऑयल को लेकर आपको लगता है ये डाउन जाने का कारण क्या कोई बिग पिक्चर है आपको लगता है दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप के, कि उनको भी तो पता होगा ये घाटा मुझे हो रहा है, तो मुझे भी कोई क्विक स्टेप्स लेने चाहिए, या वो एक बिजनेसमैन भी हैं, तो वो किस नज़रिए से एक लीडर होने के नाते कि भाई उनको बड़े डिसीजंस लेने हैं, और एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको लगता है वो जगल कर रहे होंगे और वो गलतियां भी कर रहे होंगे, या फिर नहीं, उन्होंने कुछ बड़ा सोच रखा है और वो कामयाब होंगे? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा साहब। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही, बोलिए। ओके शिवम जी, मैं थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा डोमेन इसमें टच करके जो लिंक किया है, सच में चिंता की बात है हम सबके लिए, क्योंकि धरती है वसुधैव कुटुंबकम है, ये ऐसा नहीं रह पाएगी। जो आपकी चिंताएं, हम लोग भी जब बात करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि सच में ये इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, कहाँ बैलेंस आउट कर पाएंगे। अब आता हूँ शिवम जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के डिसीजंस पे। देखिए, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, देखिए 1 साल बीतने वाला है, अभी 1 साल और बीतने के बाद ट्रंप साहब को वहां पे वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो उनको वहां की जनता के लिए सच में लेने चाहिए, इनफैक्ट कि जो सच में बेनिफिट करें। आज के डेट में वो, मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल की तरफ जा रहा हूँ, एनर्जी से हटके मैं ये जा रहा हूँ कि उनके जो डिसीजन लगते हैं वो बड़े ही अनस्टेबल है।
हालांकि मैं ये नहीं समझता कि अमेरिकन जो थिंक टैंक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिसर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, वो अपना काम फॉर्मली कर रहे होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सामने वक्तव्य देते हैं, ये बेसिकली बड़े बड़े भटकाने वाले हैं और हाईली अनरिलायबल है। देखिए, वर्ल्ड में आपके मुंह से एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से निकला हुआ एक शब्द एक मायने रखता है। एक वक्त होता था जब उसकी बहुत वैल्यू होती थी, और आज की डेट में आई थिंक अनरिलायबिलिटी की हम एक्सट्रीमिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज एवरीडे चेंजिंग स्टेटमेंट्स। विद चाहे पुतिन ले लीजिए, चाहे यूक्रेन ले लीजिए, जेलेंस्की ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए, चाइना, इवन चाइना ले लीजिए, अभी जो वो कर रहे हैं वो सब बेसिकली मुझे लगता है एक चीप पॉपुलरिटी ज्यादा है। चीप पॉपुलरिटी बोलो, वर्ड है चीप पॉपुलरिटी। कारण ये कि वो हर चीज को उधर ले जाना चाह रहे हैं। ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, वो मैं कराऊंगा, सीज फायर मैं कराऊंगा। देखिए, वर्ल्ड इतना आसान नहीं है वर्ल्ड को चलाना। वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लिंक्ड है। मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में ही बोला था, ये अर्थव्यवस्था किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं चलती है। इनको चलाने के लिए आपको अपनी पॉलिसीज में वो कंसोलिडेशन लाना पड़ेगा कि जो वहां के रियल जो सिटीजन्स हैं, वहां के सिटीजन्स को वो सूट कर पाए। अब आप एक तरफ से तो आपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग बाहर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग आपके पास नहीं है। हम इंडिया में उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हम दे रहे हैं। मेडिसिन हैं, मेडिसिन ऐसी चीज है कि जो हमारे यहाँ से जनरिक जाती है, बीच में पैकिंग रीपैकिंग होकर वो पहुंच रही है वहीं पे। अल्टीमेटली वहां के जो बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द हीट आल्सो। और हाँ, जो ट्रंप साहब जो डिसीजन ले रहे हैं, ये एक बैलेंस आउट पर तो काम करेगा, लेकिन अगर वो वन माफिक वन वे ट्रैफिक चलाना चाहें, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। बात इसमें ईगो की नहीं है, बात है कि जो बैलेंसेस वर्कआउट होते हैं ट्रेड के अंदर, व्हेन यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, सर्विसिंग ले लीजिए, टिल द टाइम यू डू नॉट गिव देम डेप्थ, तो आप कितनी भी सतही बात कर लीजिए, दे विल बी जस्ट बातें, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप लगा सकते हो। रही बात इंडिया की, इंडिया के अंदर 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी अपने देश की सुरक्षा के लिए, तो अमेरिका ने हमको खोड़े थे। 31,000 कंपनीज पे बैन लगाया गया था, 31,000 कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड वी वोट इट, वी केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, और वी केम आउट मोर स्ट्रांगली। आज दिक्कत ये है, ट्रंप साहब ये तो चाहते हैं कि इंडिया स्ट्रांग बने, पर ट्रंप साहब ये नहीं हजम कर पा रहे कि इंडिया इतना स्ट्रांग बने कि वो डिक्टेट करने लगे अपनी पॉलिसी। वो चाहते हैं कि इंडिया उनसे कंसल्ट करे, ये नहीं हो सकता। जो कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, आप इसका रिकॉर्ड तो देखिए, लास्ट ऐसे 11-12 ईयर्स में 2013 के बाद देख लीजिए, हमारी जो भी पॉलिसी है, मोदी साहब की कोई भी इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी नहीं होती है। हमारे देश में, हमारे देश को देखते हुए जो पॉलिसी बनती है, वो यहाँ की जनरल पब्लिक के लिए बनती है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखिए, आपने एक डेटा आप दिखा रहे थे वेलफेयर स्कीम्स का, कि सोशल स्कीम्स पे, वेलफेयर पे कितना अमेरिका खर्च कर रहा है। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट 50% आबादी को जो हम एज ए वेलफेयर स्कीम उनको जो हम कोरोना के टाइम से दे रहे थे, राशंस दे रहे हैं। इट इज नॉट ए बैगिंग थिंग, ये उनका सपोर्ट करे से वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, और ये कंटिन्यू कर रही है। गवर्नमेंट ने इसमें बीच में किया है कि वेदर टू कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। इसी तरह से हमने अपने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया, हालांकि हम काफी पीछे हैं। अमेरिका को हम पूरा ड्यू क्रेडिट देते हैं कि टेक्नोलॉजी में दे आर द जायंट, और टेक्नोलॉजी में लीड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट हमारी सर्विसेज, हमारा ब्रेन कर रहा है। इंडिया से जो ब्रेन जाता है और अमेरिका उसको सस्ता ब्रेन लेके, और वहां पे जो कॉस्ट डाउन रखी जाती है, इवन चाइना का भी तो यही हाल है कि वो अपनी कॉस्ट कटेंगे, उनकी लेबर इतनी चीप है वहां पे कि उनको हम जो सामान देते हैं, या अमेरिका जो सामान वहां से मंगाता है, वो वहां के सिटीजन्स के लिए बड़ा सूटेबल करता है। यही बात अब इंडिया पे आ जाती है। अब हमारे यहाँ भी क्या होता है कि मैन पावर इज, लेबर इज वेरी चीप, एंड इवन स्किल्ड मैन पावर इज वेरी चीप। दैट इज व्हाई अमेरिकन कंपनी हैज रिसोर्टेड टू चाइना एंड देन नाउ इंडिया। अब मस्त साहब हमारी तरफ देख रहे हैं कि भाई आप चलो इंडिया से हम क्या क्या ले सकते हैं। नाउ अब काम आता है कि जो डिसीजन उनके ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि दे आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट इन ए लॉन्ग टर्म टू अमेरिकन इकोनॉमी। अल्टीमेटली उनको थोड़ा वक्त बीतने दीजिए। मुझे लगता है 3-4 महीने में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर इसको यू टर्न मारेंगे एक। और मैं ये नहीं कहता कि पूरा स्क्रैप कर देंगे, बट हाउएवर चूंकि बैकडोर से बहुत सारी बातें चल भी रही हैं, उनको देखते हुए उसमें एक सामंजस्य भी जरूर बैठाया जाएगा, और वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि अमेरिकन सिटीजन्स आल्सो गोट एवरी राइट टू बाय द चीप प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। व्हाई टू गिव देम दिस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट? अल्टीमेटली द इट इज द सिटीजन हु इज पेइंग। मैं वही तो कहता हूं कर्नल साहब कि भाई अगर इतना ही जरूरी होता, इतना ही अच्छा होता,
तो वो पहले के लीडर्स क्यों नहीं कर लेते? अगर इतना ही संभावना थी तो वो पहले क्यों नहीं हो गया था? ये डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए आके कुछ बदलाव कर लेंगे, ये उनकी सोच है। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से इकोनॉमी जा रही है, जरा आप वहां की पिक्चर समझाइए। लोगों में किस कदर खौफ है या डर है, या क्या थॉट प्रोसेस वहां के लोगों का क्या है? ट्रंप आने को लेकर तो लोग उत्साहित थे कि वो आए, लेकिन जब वो आ गए और उसके बाद जो डिसीजंस, क्या उससे सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं? बाइडेन के दौरान जो डिसीजंस लिए गए थे, अभी उसी के रेपरकशंस जो है वो खत्म नहीं हुए। देखिए, आपने एक क्वेश्चन ये पूछा था, एक स्टेटमेंट ये कहा था कि पहले के प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर पाए। अभी ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ कर पाएंगे। आपको एक बात बताऊं, जो मागा मिलिटेंट कल्ट बन चुकी है अभी, उनके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप इज ए किंग एंड अ गॉड। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, और कुछ भी उनके अंडर हो सकता है जो पहले नहीं हुआ। और उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी आ चुकी है। आपने अगर देखा होगा, जेडी वैंस ने स्पेसिफिकली कहा है कि पहले के प्रेसिडेंट स्टूपिड थे और प्रेसिडेंट ट्रंप इतने वाइज है, इतने केपेबल है, वो कुछ भी कर सकता है और पहले के प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर पाए। ये एजेंडा सिर्फ लोगों के मागा जो कल्ट है उनके बीच में नहीं है, जेडी वैंस भी कह रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसे हो गया है कि इट डजंट मैटर प्रेसिडेंट ट्रंप बोल क्या रहे हैं, अगर फैक्ट चेक भी ना हो और झूठ एक के ऊपर एक बोल ही जा रहे, उनके बेस को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो वीकेंड में नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पे 7 मिलियन के ऊपर लोग ज्वाइन किया है। और आप मुझे बताइए, अगर वो एक प्रेसिडेंटशिप पोजीशन में बैठे हुए, सबसे दुनिया की सबसे पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए, और ट्रोल करे जा रहे डेमोक्रेट किड्स को एआई वीडियो की माध्यम से, दिस कांट बी सो पैथेटिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज नॉट अ जोक। एक प्रेसिडेंट की पोजीशन में बैठना किसी को, और कोई फॉरेन पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, उनमें बात करना एक चीज होता है और ट्रोल करना डिफरेंट चीज होती है। एंड ही इज डूइंग दैट फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म कॉन्स्टेंटली। और हमारी जीओपी, अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टी और हमारी इलेक्टेड ऑफिशियल्स, वो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। दिस इज अ पैथेटिक सिचुएशन इन दिस कंट्री, एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा अनटिल अनलेस से मिड टर्म हमारे हाथ से चले जाने वाला है। ये जो शटडाउन जो है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि शटडाउन लगाया क्यों। आप निगोशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप सब कुछ कंट्रोल करते हो। आप, हमारे पार्टी इज कंट्रोलिंग द लेजिस्लेटिव आर्म, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव आर्म, एंड लिटरली मीडिया एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप मुझे बार बार जाके बोल रहे हो कि शुमर शटडाउन है और डेमोक्रेट शटडाउन है। आपका कैपेबिलिटी नहीं है, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आप निगोशिएट नहीं कर पा रहे हो किसी और के साथ, और बार बार बोलने जा रहे हो कि डेमोक्रेट पार्टी इज ए पार्टी ऑफ टेररिस्ट, पार्टी ऑफ इनको हटाना पड़ेगा। तो आप पहले इलेक्शन से पहले एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के हिसाब से आपने जो बोला है कि आप सबके लिए प्रेसिडेंट बनोगे, आप सबके लिए प्रेसिडेंट बन पाए हो? कोई आपके साथ जो अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप उसको टेररिस्ट घोषणा कर रहे हो। कोई आपके साथ जो अलाइन नहीं कर पा रहे, डिसएग्री कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि वो एंटी अमेरिकन है। तो इस कंट्री में डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये भी तो समझ नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट आवर सिचुएशन इज वेरी ग्रिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप को भी समझ नहीं आ रहा है, ना मागा को समझ आ रहा है। इनको लगता है वो जो कह रहा है वो सब सही है, और एनालाइज भी नहीं कर रहे, कोई एक स्टेटमेंट को फैक्ट चेक नहीं कर रहे। आज हमारे कंट्री में फैक्ट चेकर भी नहीं है, और कोई भी एंटिटी भी उनको बार बार अगर फैक्ट चेक करने भी बैठ जाए, एक 45 मिनट स्पीच में, 1 आवर स्पीच में आपको 1000 लाइज मिलेगा, तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है इट इज। और रोज नया कुछ डाल देते ट्विटर में, वो इट बिकम्स ए ग्लोबल न्यूज। नहीं तो वो क्या कुछ ट्रायल कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं कि भाई, या फिर जानबूझकर कर रहे हैं, या फिर नहीं, मुझे तो लगता है ये टोटली सोचे समझे सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कोई जानबूझ कर ही हो रहा है। दिस इज नथिंग टू डू विद दैट ही डजंट नो, ही वांट्स टू स्टे इन द साइकिल ऑफ न्यूज, because this is how he wants to take control of the narrative. आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले जो एप्स्टीन का बात हो रही थी, अब एप्स्टीन कहीं पे दिख रहा है आपको? बिल्कुल
बिल्कुल। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ हिज एजेंडा. ही थिंक्स दैट कुछ और डाल देंगे बिकॉज ही इज इन ए प्रेसिडेंशियल पोजिशनल पावर. वो बिकम्स ए ग्लोबल न्यूज, इट बिकम्स ए 24 hours 48 hours cycle. उसके बाद ही पुट समथिंग एल्स इन. कॉन्स्टेंटली ही इज इन देयर. नोबडी इज एबल टू टॉक अबाउट हिज इनकेपेबिलिटीज एंड अनअकम्प्लिशमेंट्स. उन्होंने क्या किया इस कंट्री के लिए? हमारा प्राइस कम हुआ है. उन्होंने क्या किया ग्लोबल पीस के लिए? कोई भी वार स्टॉप करवाया? क्या पीस डील करवाया? अभी तो हमास को अभी धमकियां दे रहा है, हमास को खत्म कर देंगे, हमास को खत्म कर देंगे. क्या पीस डील था? और बार बार जाके कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया. कौन सा युद्ध रुकवाया भाई आपने? दिस इज इंसल्टिंग टू इंडिया, दिस इज इंसल्टिंग टू एवरी कंट्री. अभी सिर्फ इंडिया को धमकी नहीं दे रहा, सबको. और बोल रही है कि चाइना के ऊपर 100%, 150%, 57% डाल देंगे तारीफ. क्या होगा? हमारे यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया आपने. तारीफ डालने से वो तारीफ का पैसा कहाँ से जाएगा? कंज्यूमर से जाएगा ना. लेकिन उनके सपोर्टर को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता. वो कंपनी देंगे या तो कंट्री जहां पे जो भेज रहे वो देंगे. पागल हो गए हो? आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है और ट्रेड कैसे चलती है. कल की स्टेटमेंट बता रही हूं मैं. ये भी पता चल गया कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब अभी नहीं बना है ना, अभी इमीडिएटली बन पाएगा. तो बोल रहा है कि 157% ऑन चाइना इज अनसस्टेनेबल. चाइना इज अनसस्टेनेबल. पहले नहीं सोच सकते थे ये सब ड्रामा करने के बाद आप ये स्टेटमेंट आ रही है. दिस इज सच ए इंसल्टिंग सिचुएशन फॉर इवन आवर ओन कंट्री ऑल्सो, जो थोड़ा सा सेन है. हम सब उनका पॉलिसी में सपोर्ट नहीं कर रहे अभी. पहले जो कहते थे उसको सपोर्ट करते थे. अभी जो यहाँ पे यू टर्न मार दिया उन्होंने, उनको सपोर्ट हम कैसे करें? बिल्कुल, ये समझने वाली चीज है. लेकिन वही मैं कुछ तो थॉट प्रोसेस होगा. धीरज कौल जी, इकोनॉमी डाउन होने का एक लौता जिम्मेदार क्या डोनाल्ड ट्रंप माना जाए, या फिर मल्टीपल फैक्टर्स जो पहले से होते आ रहे हैं, और अब किस दिशा में एग्जैक्टली वहाँ की इकोनॉमी है, वहाँ की पिक्चर कितनी ग्रिम है या कितनी होपफुल है, वो तमाम पहलुओं पर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नज़र डालें ताकि हम समझ पाएं कि क्यों दिवाला निकलने की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि रिसेशन तो आप लोग देख चुके हैं अगर आप बात करें अमेरिका की. पहले तो मैं पॉजिटिव न्यूज से बताता हूं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. 6.5 से 7.5% की दर से ग्रोथ एंटिसिपेटेड है. भारत दुनिया की वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन की कंट्री है. 35 साल से कम, आई थिंक 65% आबादी है. और दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर, अगेन मैंने हल्के से मेंशन किया, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेयर अर्थ का भंडार पाया गया है, जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है. लाइट रेयर अर्थ है बट इट्स नीडेड, सो पोटेंशियल इज ह्यूज. और भारत की ऑयल रिफाइनिंग की कैपेबिलिटी, थैंक्स टू सम प्राइवेट कंपनीज लाइक अंबानी एंड स्टफ, हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. और जब भी ऐसी ग्रोथ आती है, एनर्जी चीप होती है. भारत के अंदर एनर्जी चीपर है, मच चीपर इंडिया बाय करता है. $5 से $4 प्रति बैरल सस्ती पड़ती है. तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. तो ये कुछ पॉजिटिव विंड ट्रेल्स हैं. और एंटिसिपेटेड है अकॉर्डिंग टू IMF कि 2040 तक वर्ल्ड का 10% जीडीपी भारत कंट्रीब्यूट करेगा. सो दीज आर वेरी गुड एंड प्रॉमिसिंग नंबर्स व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया. टॉकिंग अबाउट यूएस, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट रखता हूं क्योंकि मैं हेल्थ केयर और टेक से कनेक्टेड हूं. तो टेक की ग्रोथ स्टोरी अभी इनिशियल फेजेस पे है. एआई की बहुत तेजी से ग्रोथ एंटिसिपेटेड है. वर्ल्ड की ग्रोथ की जो ड्राइव की स्टोरी है वो आप 5 से 6 सेक्टर्स में देखेंगे. और मुझे पूरा पता है कि आप इतने अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आप इसको समझते हैं. एक होगा एनर्जी पावर, जिसके अंदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल आ गया. दूसरा होगा क्वांटम कंप्यूटिंग, जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है. एनर्जी के अंदर ही न्यूक्लियर आएगा, फिर आएगा स्पेस, उसके बाद आएगा हमारा ये जो आप देखते हैं हेल्थ केयर में जीनोमिक्स, जिसके अंदर दवाइयों का ट्रीटमेंट, जो अगेन सारी बड़ी कंपनी अमेरिका में है. तो अगर आप डिटेल, और रेयर अर्थ माइनिंग जो ऑब्वियसली अब यहाँ पे बढ़ रही है. कुछ ऐसी कंपनीज है, नाम नहीं लूंगा, जो 300 से 400% पिछले 4 महीने में ग्रो कर गई है. रेयर अर्थ की मोनोपोली है यूएस में, लेकिन 5% प्रोवाइड करती है. तो कहने की ये बात है कि ग्रोथ स्टोरी तो अमेरिका की बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है. अगर आप टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ केयर से समझिए, हमारे पॉलिटिकल व्यूज अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर्स डोंट लाई. तो नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि ग्रोथ की जर्नी अभी फर्स्ट फेज में है और बहुत तेजी से ग्रोथ होगी. नंबर 1.
नंबर 2, जो आप देख रहे हैं ये रेयर प्रीशियस मेटल्स के अंदर ग्रोथ, वो कहीं ना कहीं अब रुकेगी, क्योंकि आप देखेंगे आई थिंक 5-5.5 हजार प्रति गोल्ड का एंटिसिपेटेड है बाय नेक्स्ट ईयर जून। उसके बाद रिवर्टल आएगा, ये दिस इज नो नो जोक। तीसरा एरिया जो सबसे बड़ा कंसर्निंग अमेरिका में है, इतना महंगा जो सोना चांदी हो रहा है वो सब गिरेगा, 5,500 तक जाएगा, ये तो सारी कंपनीज बोल रही हैं अगले साल जून तक प्रति आउंस। लेकिन उसके बाद रिवर्सल आने की बहुत बड़ी संभावनाएं है। देखिए गोल्ड कब बढ़ता है, जब वॉर होती है, अनसर्टेनिटी होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, लोग इसको हेज समझते हैं और डॉलर से पैसा निकाल के सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, इस टाइम एज वी स्पीक टुडे एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है अटलांटिक ओशियन में। जो शिप्स हैं वो चांदी खरीद खरीद के इंग्लैंड से चाइना जा रही है। अच्छा। और चांदी क्यों बढ़ रही है? चांदी की इंडस्ट्रियल यूजेज है, चाइना वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है, सिल्वर तो उसकी सिल्वर कहा यूजेज जाता भी है है। कि हाँ एक इंडस्ट्रियल मेटल है, उसकी यूटिलिटी, मैं गलत होऊंगा तो आप करेक्ट करिए, शायद गोल्ड से भी ज्यादा है, आप गोल्ड से भी ज्यादा। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको सेंट्रल बैंक्स नहीं खरीदते, उसको गवर्नमेंट्स खरीदती हैं, जैसे रेयर अर्थ। हाँ। अगर आपके पास चांदी की मोनोपोली आ गई तो अगले 5-6 साल तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काफी तहलका मचा सकते हैं, और चाइना का वो इंटेंट हमेशा से रहा है और वो हो रहा है। और मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर चांदी की कीमतें बढ़ी, दिस इज नॉट गोना बी गुड फॉर द वर्ल्ड। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि चांदी इज अ रिस्की एसेट। गोल्ड में आपको गिराव इतना नहीं दिखेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 30-40 10-20 साल के लिए, गोल्ड इज ऑलवेज गुड टू बाय। लेकिन चांदी इज अ वेरी रिस्की बॉल गेम। इस टाइम $52 प्रति, आपको बताइए। एक कमेंट जो डेट बढ़ गया है अमेरिका का, उस पर भी आपका? हाँ, 124, वो मैंने विवेक जी के शो पे बहुत बारी हमने बात करी। जीडीपी टू डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 124 है। जब भी 70 से ऊपर जाता है खतरे की घंटी बजती है, 100 से ऊपर जाए तो मतलब क्राइसिस सिचुएशन। हम 124 पे हैं। हर अमेरिकी नागरिक, मेरा खुद का बेटा 2 साल का है, हमारा एक्चुअली बेबी सिटर इज मिसिंग, सो आई एम वाचिंग हिम, तो इसीलिए आप शोर सुन पा रहे हैं, आई सॉरी अबाउट दैट। लेकिन जो हर इसके ऊपर भी तकरीबन $1,10,000 का लोन है मेरे बेटे के ऊपर भी, बिकॉज ऑफ दिस इशू। कितना एक बार फिर से? $114,000। $114,000, बाप रे बाप। अगर आपकी उम्र 1 दिन है या 99, डजंट मैटर, आपके ऊपर $114,000 एज ऑफ 2024 नंबर्स, लेटेस्ट नंबर अभी नहीं है, जो आपके ऊपर कर्जा है। बिल्कुल। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि जो डॉलर है उसकी पेनिट्रेशन गिर गई है, 89% आ गई है, और सारे रिजर्व बैंक्स इस टाइम बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली समझिए तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसी भागदौड़ में घुसकर सोने की प्राइस को बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। और सोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है ये, यानी कि थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट में। मलिक साहब, आपका भी फाइनल कमेंट इसी को लेकर, आगे जाके कोई करेक्शन आप देखते हैं होगी क्योंकि ये इकोनॉमी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्योंकि आप मिलिट्री से भी हैं तो आप समझें लीडरशिप बहुत इंपैक्ट करती है, चाहे देश चलाना हो, चाहे फौज चलानी हो, चाहे डिप्लोमेसी के मामले में। तो ये एक स्टेबल पर्सनालिटी होना जरूरी है, ये नहीं है, नजर आ रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। शिवम जी, मैम जो बोल रही थी मैं इस बात से पूरा सहमत हूं, क्योंकि मेरा भी एनालिसिस यही कहता है कि वो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। उनका सेल्फ डिवाइस और सेल्फ डिविजन एक एजेंडा है। वो क्या करते हैं, मतलब 2-3 छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूं। हालांकि दे मे नॉट मैटर टू द अमेरिकन सिटीजन्स ओवर देयर, बट हम इंडिया में, चूंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे जो ना हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी लोकेशन है, बड़ी वैल्यू रखती है चीजें छोटी छोटी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप हमसे क्यों खपा है, छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स तो है ही, इकोनॉमिक्स पार्ट तो है ही। अब उनकी वेव्स एंड फैंसी थी, देखिए वो G7 में गए थे कनाडा के अंदर, छोड़ के चले आए अमेरिका में, बिकॉज उनको वहां के जो सो कॉल्ड मार्शल, फील्ड मार्शल है पाकिस्तान को, उनको बुलाया। वो चाहते कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया रास्ते में कि आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। ही वांटेड टू पिच इन अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट ए आर्मी चीफ। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि क्या है कि 10 सेकंड और साहब, 10 सेकंड आप फाइनल कुछ। अच्छा, मैं जल्दी करता हूं। देखिए जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज है, उनको उस पर या तो रिवर्सल लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अमेरिकन सिटीजन को वो नुकसान करेंगे ही करेंगी। दे आर बाउंड टू हार्म द कॉमन सिटीजन। मैं मैम से भी एग्री हूं, और डॉक्टर साहब का मैं पर्सनली थैंक यू कि उन्होंने एक एनर्जी के उस एस्पेक्ट को डिबेट में लाया, जो सच में बड़ा एनलाइटिंग है। बिल्कुल। मैं सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने कीमती वक्त निकाला। और धन्यवाद के साथ मैं
आगे चाहूंगा हमारे साथ जुड़े, अपनी एनालिसिस उन्होंने दी। अब देखिए ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अब बारी है आज के सवाल की। और आज का सवाल क्या है वो भी आपको बता दें। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास और आप अपना जवाब 7240-772407 पर व्हाट्सएप करें। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।